स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो है ज्योग्राफी का टॉप 40 VVI क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि पृथ्वी का आकार जो है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नारंगी। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, भूगोल का जो उद्देश्य है धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो यह जो कथन है वह किसका है। ठीक है, वही बताएं कि भूगोल का उद्देश्य जो है धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रिचर्ड हार्टसॉन का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जो है ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, तो ज्वारीय परिकल्पना का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा जेम्स जीन्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा है। कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसका जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया हुआ था, एडविन हब्बल ने। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया हुआ था, एडविन हब्बल ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है ये बिग बैंग थ्योरी जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 4500 केल्विन। ठीक है, तो ये जो है बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई जो, तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। और आप लोगों को पता होगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, 9.46, यहाँ पे 1 भी रहता है। ठीक है, गुना 10⁻12 किलोमीटर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में सौरमंडल में जो है कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, और इसमें से आप जानते ही हैं कि पहले जो 4 ग्रह हैं उसको आप आंतरिक ग्रह बोलते हैं और जो बाद के 4 ग्रह हैं उसको आप क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स यस नमकीन, जस्ट सर्व्स यस नमकीन। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सारे ग्रह का नाम क्रम से है यहाँ पे, जैसे एम से आपका हो जाएगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से जो है आप इस स्टेटमेंट के द्वारा सारे ग्रहों को क्रम से याद रख सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस बार ये स्टेटमेंट को एक बार कॉपी में ज़रूर लिख लें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ज़मीन है, तो मान लीजिए यहाँ पे भूकंप उठा। ठीक है, तो इसके जो सेंटर है ये, इसके जो निकटतम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अधिक केंद्र। आने 8 का जो है ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, अधिक केंद्र। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। तो सुनामी से जो सर्वाधिक क्षति होती है वो स्थल के आंतरिक भाग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भूपृष्ठ में जो है सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट है ऑक्सीजन, 46.60%। और दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है 27.72% है। ठीक है, सिलिकॉन कितना परसेंट है, 27.72। और तीसरे पर है जो है आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका भूपृष्ठ में पूछा हुआ था। ठीक है, पृथ्वी के सरफेस में, तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। लेकिन अगर वायुमंडल में पूछते तब ये नाइट्रोजन हो जाता है। कितना परसेंट है आप लोग जानते ही हैं, 78.07%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। भूगर्भ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा हो जाएगा, तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ख जो है सही हो जाएगा, ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी जो है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। ये सब जो है आपका तीनों वो अप्रत्यक्ष साधन है, इनको भी साथ में याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है 1912 में किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? तो एटना जो है, इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। ठीक है, इटली का जो एटना और स्ट्राम्बोली है वो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। जबकि विसुवियस, फ्यूजियामा और ये क्राकाटोवा जो है, विसुवियस और फ्यूजियामा जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। याद रखिएगा, विसुवियस और जो है फ्यूजियामा वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अच्छा, फ्यूजियामा कहाँ का है ज्वालामुखी? तो जापान का है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि क्राकाटोवा जो है कहाँ का ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है, जिसको हम लोग रिंग वाले भी बोलते हैं, तो कहाँ पे स्थित है? आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपका जो है ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है, जिस कारण से प्रशांत महासागर का एरिया जो है चमकते रहता है, जिस कारण से इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग जो है मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो स्थल प्लेट जो है मुख्यतः 7 भागों में विभक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। ठीक है, अगला देखिए, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो है आपका वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और आप लोगों को पता होगा कि जितना भी खनिज तेल वगैरह होता है, तेल वगैरह, ठीक है, खनिज आप इसमें हाँ देख सकते हैं। ठीक है, जो भी तेल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह होता है, वो सारा कौन सा खनिज, कौन सा चट्टान में मिलता है? तो अवसादी चट्टान में ही मिलता है। ये चट्टान जो होती है परतदार होती है। ठीक है, और जितना भी आपका बहुमूल्य खनिज है वो सारा किस में रहेगा? आग्नेय चट्टान में। जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, वो सारा जो है आपका आग्नेय चट्टान में ही मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भूस्खलन सामान्यतः जो है किस क्षेत्र में दिखने को मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा उसका 19 का 1 पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो जहाँ पे पर्वत वाला क्षेत्र है वो क्या, मान लीजिए ये पर्वत वाला क्षेत्र है, यहाँ से चट्टान वगैरह गिरते हैं, इसी को ना भूस्खलन बोला जाता है। ठीक है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा अपरदन जो है एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अगला देखिए, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? सही आंसर हो जाएगा 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्यों? क्योंकि 32 किलोमीटर तक आपका जो है आपका क्षोभ मंडल, आयन मंडल वगैरह है, सॉरी आयन मंडल तो नहीं है, ठीक है, समताप मंडल आ जाता है इसमें। तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सभी गैस आ जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वायुयान सामान्यतः जो है किस मंडल से गमन करती है? तो वायुयान जो है सामान्यतः जो है वायुयान जो होते हैं वो समताप मंडल में ही गति करते हैं। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में जो है कोई मौसम प्रक्रियाएं की घटना नहीं होती है। ठीक है, समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, बादल वगैरह नहीं बनती, जिस कारण के लिए समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श स्थिति माना जाता है। जबकि क्षोभ मंडल, जितना भी मौसम की घटनाएं होती है, बादल बनना वगैरह, वो सारा कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर ख समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? कि कितना ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान जो है गिरता है? तो सही आंसर हो जाएगा 165 मीटर। 165 मीटर आप जितना ऊंचा जाइएगा क्षोभ मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है प्रत्येक बार गिर जाता है। और ये जो है कभी कभी आपका जो है, जैसे कि मान लीजिए आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, तो 1 किलोमीटर की जब ऊंचाई तक जाएंगे तो टेम्परेचर कितना गिरेगा? 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हालांकि आपसे ये वाला नहीं पूछेगा, पूछने का ज़्यादा चांसेस यही क्वेश्चन का है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21.93%। ठीक है, हालांकि 21% ही पूछता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है।
ठीक है। और ओजोन परत क्या करती है, हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने का काम करती है, ठीक है। क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। समताप मंडल जो है वो आपका 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कभी कभी इसमें जो है एक विशेष प्रकार के बादल का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुलाव मेघ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे समताप मंडल में जब एक विशेष प्रकार का बादल बनता है जिसको मुलाव मेघ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आयन मंडल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, किस मंडल में जो है रेडियो तरंगें वापस लौट आती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका आयन मंडल होगा। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका सही आंसर जो है आयन मंडल ही होगा, ठीक है। आयन मंडल जो है 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में जो मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होती है इसको हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निरपेक्ष आर्द्रता ही बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका है, धूम कोहरा जो है सामान्यतः कहाँ बनता है। तो धूम कोहरा जो है अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में बनते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो बादल है सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चाप बादल जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है, ठीक है। कपासी बादल और स्तरीय बादल के बारे में हम आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर आप डिटेल से देख लें क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31, संवहनीय वर्षा जो है, तो संवहनीय वर्षा मुख्यतः कौन सा क्षेत्र में आती है। संवहनीय वर्षा जो है अधिकतर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आती है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जलवाष्प। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है जलवाष्प है। जलवाष्प ही जो है बादल वगैरह के बनने में सहायक होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा जलवाष्प होगा। बहुत लोग ऑक्सीजन ठीक करेंगे, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो है आपका सही आंसर जलवाष्प हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन में 33, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलती है। तो द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव से गैस में बदलना, द्रव से किस में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है, ये वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34, चक्रवातीय वर्षा जो है सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक आती है। तो चक्रवातीय वर्षा जो है अधिकतर तटीय क्षेत्रों में आती है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि वर्षा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा है, एक होता है संवहनीय वर्षा, एक होता है पर्वतकृत वर्षा और एक होता है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवातीय वर्षा को हम लोग जो है वाताग्री वर्षा भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा। चक्रवातीय वर्षा को हम लोग कौन सा वर्षा के नाम से जानते हैं, वाताग्री वर्षा के नाम से जानते हैं। संवहनीय वर्षा जो होती है, ठीक है, संवहनीय वर्षा जो होती है वो एक वायुमंडल के गर्म होने से होती है। जब यहाँ जो पृथ्वी का धरातल है यहाँ की वायु गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है, तो जब ये हवा ऊपर उठती है गर्म होती है और जब ये जो बारिश होती है तो इसी को संवहनीय वर्षा बोला जाता है, ठीक है। और पर्वतकृत वर्षा तो जानते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 36, जब जलवाष्प जो है सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यानी जलवाष्प का बोल रहा है, एक तरह से गैस का बोल रहा है कि ठोस रूप में परिवर्तित होना, ठीक है। गैस का बोल रहा है ठोस रूप में परिवर्तित होना, ठीक है। यहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन होना चाहिए उस तरह से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता तब इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, लेकिन अगर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो इसको हम लोग निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए कि क्या बोल रहा है कि जब जलवाष्प जो है सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो भी गैस कण होते हैं वो सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसको हम लोग निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता तब इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, संघनन हम लोग किसको बोलते हैं, तो गैस से जो है द्रव में जब बदलेगा, गैस से जो है अब ये किस में बदलेगा, गैस से जब द्रव में बदलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं संघनन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर घ सभी हो जाएगा, जंतु पौधे और प्राणी सभी के लिए। अगला देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। सही आंसर हो जाएगा 1972,
ठीक है। 39 देखिए, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हॉट स्पॉट बोलते हैं। जहाँ पे प्रजातीय विविधता अधिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका, वो कौन सा है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो जो है पृथ्वी सम्मेलन पहला जो हुआ था 3 से 14 जून 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच टोटल 40 बीपीआई क्वेश्चन। एग्जाम में बैठने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर कवर कर लें, और इसके पहले वीडियो में भी आपका सारा डिटेल से बताया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।